हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम रोमांटिक एज के एक लीडिंग पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी को डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ 7 अप्रैल 1770 को कोकरमाउथ इंग्लैंड में पैदा हुए थे और उनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1850 को ग्रासमेयर इंग्लैंड में। अगर बात करें उनकी एजुकेशन की तो उन्होंने सिविल लॉ की डिग्री हासिल कर रखी थी सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। उनके फादर का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ था। वो एक बिजनेसमैन थे। वो एक बिजनेस ट्रिप से वापस घर आ रहे थे और रास्ते में उन्हें बाई चांस एक रात खुले आसमान तले सख्त सर्दी में गुजारना पड़ी, जिससे वो बीमार पड़ गए और दिसंबर 30 1783 को उनकी डेथ हो जाती है। वर्ड्सवर्थ की वाइफ का नाम है मैरी हचिंसन। 1802 में वर्ड्सवर्थ ने उससे शादी की थी और उनके 5 बच्चे थे। ये था एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन पोइट का। तो आइए आगे बढ़ते हैं। वो रोमांटिक एज के बहुत ही बड़े और सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले पोइट हैं। रोमांटिक मूवमेंट जो थी उसे मतलब उनका आप इसे फाउंडर भी कह सकते हैं रोमांटिक मूवमेंट का। उनको पोइट ऑफ नेचर के नाम से भी जाना जाता है, पोइट ऑफ विलेज लाइफ, पोइट ऑफ चाइल्डहुड और पोइट ऑफ मैन के नाम से भी जाना जाता है वर्ड्सवर्थ को, क्योंकि ये उनके सब्जेक्ट्स ऑफ पोइट्री थे। मतलब इन 4-5 चीज़ों को डिस्कस करते हैं अपनी पोइट्री में। उनको पोइट लॉरेट ऑफ ब्रिटेन भी बनाया गया था फ्रॉम 1843 टू 1850। उनसे पहले रॉबर्ट साउदी थे नेशनल पोइट ऑफ इंग्लैंड, और फिर विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद अल्फ्रेड टेनिसन को बनाया गया था पोइट लॉरेट ऑफ ब्रिटेन। और जॉन ड्रेडन जो थे वो सबसे पहले पोइट लॉरेट ऑफ ब्रिटेन थे। अपनी ग्रेजुएशन के बाद 1790 को विलियम वर्ड्सवर्थ अपने एक दोस्त रॉबर्ट जोन्स के साथ फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड का दौरा करते हैं। तो फिर क्या होता है, 1792 में एक मरतबा फिर विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो फ्रांस का दौरा करते हैं। और इस वक्त जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो अपने फुल स्विंग के ऊपर था, अपने फुल मेयार के ऊपर था। और इस दौरान उन्होंने एक फ्रेंच औरत से दोस्ती कर ली थी, जिससे उनकी एक बच्ची भी पैदा हुई थी 1792 में, और उस बच्ची का नाम था एन कैरोलाइन। फिर क्या होता है कि एसटी कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ की फ्रेंडशिप मतलब स्टार्ट हो जाती है। वो सबसे पहले एक दोस्त के मकान के ऊपर मिलते हैं ब्रिस्टल में 1795 में। और इस वक्त जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो अपना पोइटिक कैरियर स्टार्ट कर चुके थे। उनके 2 वर्क्स हैं, गिल्ट एंड सारो और दूसरा है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। वो एसटी कॉलरिज को मिलने से पहले मतलब वो लिख चुके थे ये 2 अपने वर्क्स। फिर क्या होता है कि ये जो पहली मुलाकात थी, जो फर्स्ट मीटिंग थी, ये एक लंबी दोस्ती में तब्दील हो जाती है। और वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर ड्रोदी के साथ एल्फॉक्सटन में मूव कर जाते हैं, जहाँ एसटी कॉलरिज अपनी फैमिली के साथ रहते थे। वहाँ ये दोनों दोस्त रोज़ाना मिला करते थे और अपनी थियोरी और अपनी आर्ट को रोज़ाना ये डिस्कस करते थे। इन्होंने लिंटन का भी सफ़र किया एक साथ, एक पोइम छपवाने के लिए। द मंथली रिव्यू एक पेपर था ब्रिटेन का बहुत ही मशहूर, और बाकी भी काफ़ी सारे वर्क्स इनके द मंथली रिव्यू में पब्लिश होते रहते थे। और एक ट्रेजेडी लिखी थी वर्ड्सवर्थ ने जिसका नाम है द बॉर्डर्स, और ये 1795 में लिखी गई थी। उनकी अपनी लाइफ में ये कभी थिएटर में परफॉर्म नहीं की गई थी। इसके बाद वर्ड्सवर्थ जर्मनी भी जाते हैं एसटी कॉलेज के साथ 1798 में। फिर क्या होता है, इस दोस्ती का एक नतीजा ये निकलता है कि वो एक कोलैबोरेटेड वर्क मतलब लिखते हैं, एक जॉइंट वर्क जिसे लिरिकल बैलेट्स के नाम से जाना जाता है। ये एक बुक थी, एक कलेक्शन ऑफ पोइम्स था, जिसे 1798 में सबसे पहले पब्लिश किया गया था। और इसमें किसी पोइट का नाम भी शामिल नहीं था, विदाउट द नेम ऑफ पोइट्स इसे पब्लिश किया गया था, क्योंकि ये इन पोइट्स की जानिब से एक एक्सपेरिमेंट था कि आया कि लोग हमारी पोइट्री को पसंद करते भी हैं कि नहीं। तो जब ये बुक पब्लिश हुई तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और बहुत ज़्यादा सराहा अवाम ने इस वर्क को। तो फिर क्या हुआ कि सेकंड एडिशन लिख डाला उन्होंने, और इसमें एक प्रीफेस शामिल था, एक डिटेल्ड प्रीफेस। और ये प्रीफेस सिर्फ वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था एस्ट्रिक कॉलेज का।
और इस प्रीफेस को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया बाय द राइटर्स एंड द क्रिटिक्स। फिर इसका थर्ड एडिशन आया 1802 में और इसका लास्ट एडिशन जो फोर्थ एडिशन है वो 1805 में पब्लिश हुआ। एज अ पोइट ऑफ नेचर विलियम वर्ड्सवर्थ स्टैंड्स सुप्रीम। मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ ने जिस तरह नेचर को डिस्कस किया है इस तरह आज तक किसी और पोइट्स ने नेचर को डिस्कस नहीं किया। उनके जो कंटेम्प्रेरीज थे उस वक्त के जो और मतलब पोइट्स थे उनमें लॉर्ड बैरन शामिल हैं। और लॉर्ड बैरन अगर नेचर की बात करते हैं तो वो हमेशा स्टार्मी एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर के ऊपर डिस्कस करते हैं। और पी.बी. शैले जो हैं वो चेंजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर के ऊपर बात करते हैं, क्लाउड्स की बात करते हैं, वो नेचर एज अ साइंस मतलब पेश करते हैं अपने रीडर्स को। जॉन कीट्स जो थे वो प्योरली सेंशस पोइट थे, मतलब जो 5 सेंसेस जो हैं 5 हिस्से जो हैं इंसान की वो उनके ऊपर ज़्यादातर लिखते थे। लेकिन वर्ड्सवर्थ का जो स्टाइल था वो इन सब से ज़्यादा मुख्तलिफ था कि किस तरह वो नेचर को देखते हैं। उन्होंने कभी जो नेचर का जो अगली फेस है ना कभी उसको डिस्कस नहीं किया। वर्ड्सवर्थ ने हमेशा उन्होंने पॉजिटिव और लविंग साइड ऑफ द नेचर जो है वो दिखाई है अपने रीडर को अपनी पोइट्री में। मतलब लविंग साइड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दिखाए नेचर के, ना कि स्टार्मी एस्पेक्ट्स और ना ही चेंजिंग एस्पेक्ट्स और ना ही कोई सेंशस की मतलब वो बात करता है। और उनकी पोइट्री में नेचर जो है एज अ हीलर इन सारोज, मतलब दुखों में एज अ हीलर वो काम करती है। नेचर हमारे दुखों को कम करती है, हमारी परेशानियाँ ख़त्म करती है। और नेचर एज अ लिविंग सोल आपको मिलेगा उनकी पोइट्री में। इसके अलावा नेचर एज अ मदर एंड केयर टेकर भी मिलेगा। अगर आपने उनकी पोइम्स का एक कलेक्शन है लूसी पोइम्स के नाम से, अगर आपने वो पढ़ रखा है तो आप उसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह वो डिपिक्ट करते हैं नेचर एज अ मदर और नेचर एज अ नर्स। तो ये था पोइट ऑफ नेचर का एक थोड़ा सा व्यू। फिर क्या होता है कि जो लास्ट ईयर्स थे उनकी लाइफ के उसमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का और दुखों का उन्हें सामना करना पड़ा। 1834 में उनके दोस्त एस टी कॉलरिज की वफ़ात हो गई। फिर 1847 में उनकी एक डॉटर थी मिस क्विलिनन, वो उनकी डेथ हो जाती है। इस वजह से इस परेशानी की वजह से फिर वो 23 अप्रैल 1850 को उनकी डेथ हो जाती है और 80 ईयर्स की उम्र में मतलब 80 साल की उम्र में उनकी डेथ हो जाती है। और उनको दफनाया जाता है ग्रासमेयर के एक चर्च यार्ड में, जहां उनके और बच्चे भी मतलब दफनाए गए थे। विलियम वर्ड्सवर्थ के कोई 1-2 बच्चे भी इस कब्रिस्तान में मतलब दफन है। तो ये थी हमारी वीडियो। मेजर वर्क्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर पोइट्रिक उसके वर्क्स देखें विलियम वर्ड्सवर्थ के तो उनमें डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, एन इवनिंग वॉक, द प्रील्यूड का एक दूसरा नाम भी है पोएम टू द कॉलरिज, और ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। इसके अलावा लिरिकल बैलेड्स जिसको हमने रिसेंटली डिस्कस किया है, द पोएटिक वर्क्स पोएम्स इन 2 कलेक्शंस, ये 1807 में पब्लिश हुई थी। इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी, टिंटन एबे। इसके अलावा जो प्रोज वर्क हैं उनके लेटर ऑफ ड्रॉदी एंड वर्ड्सवर्थ, लेटर्स ऑफ वर्ड्सवर्थ फैमिली, प्रोज वर्क, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लव लेटर्स ऑफ मैरी एंड वर्ड्सवर्थ, ये इनके मेजर वर्क्स हैं जिनमें पोएटिक वर्क्स भी शामिल हैं और प्रोजिक वर्क्स भी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी हिट करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।